हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एसएस कॉमर्स क्लासेस। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ में क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3 जो कि आपकी सेकंड बुक्स है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिस्कस करने के लिए जा रहा हूं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस चैनल पे अपलोड होने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। राइट, तो आज मैं आपके साथ में डिस्कस करने के लिए जा रहा हूँ चैप्टर नंबर 3 जो कि है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन एंड अप्रेजल। राइट, तो इसमें जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे हमारे इंडियन इकोनॉमी में आफ्टर 1991 या आफ्टर 90s कह लीजिए इसको, 90 के बाद में क्या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंडिया की इकोनॉमी में आए थे, तो वो हम आपके साथ में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला इसमें जो इकोनॉमिक रिफॉर्म था, मैंने आपको जो एक चैप्टर पढ़ाया था, इसकी जो लास्ट वीडियो थी, अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी है तो उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से जाके देख लीजिएगा। राइट, और उसको जरूर देखिएगा ताकि इस चैप्टर को समझने से पहले आप वो सारे कंसेप्ट समझ सके। राइट, तो ही ये समझ आएगा, अदरवाइज ये समझ नहीं आने वाला है आपको। राइट, तो यहाँ पे सबसे पहले आपका लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। राइट, अगर मैं आपसे बात करूं लिबरलाइजेशन की या प्राइवेटाइजेशन की और ग्लोबलाइजेशन की, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में आप इकोनॉमिक रिफॉर्म्स या मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन द इंडियन इकोनॉमी जो कि आपके 1991 में यहाँ पे आया हुआ था इंडियन इकोनॉमी में, तो वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे। अगर मैं आपको लेके चलूँ यहाँ पे सबसे पहले हमको ये जानना बहुत जरूरी है कि व्हाई वी फील द नीड ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को लेके आने का इंडियन इकोनॉमी में क्या रीजन था, क्या उसके पीछे हमारा मोटिव था इकोनॉमिक रीजन को लेके, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को लेके आने का। तो वेरी फर्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं तो सबसे पहला जो पुअर परफॉर्मेंस ऑफ द पब्लिक सेक्टर, जो हमारा पब्लिक सेक्टर था हमारी इकोनॉमी में, उसका जो परफॉर्मेंस था बहुत लोअर लेवल का था या बहुत पुअर परफॉर्मेंस था, बहुत गंदा परफॉर्मेंस था। तो इसकी वजह से हम इकोनॉमिक रिफॉर्म लेके आएंगे, नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है आपका डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब मैं जब आपको इस बुक में बैलेंस ऑफ पेमेंट नाम का एक चैप्टर करवाऊंगा तो वहां पे आपको बताया जाएगा कि बीओपी होता क्या है। राइट, अगर मैं आपसे बात करूं कि बीओपी का सिंपली मीनिंग, अगर एक जो ड्यूरेशन है, एक टाइम पीरियड होता है 1 ईयर में, एक देश के जो टोटल आपके जो रेजिडेंट्स होते हैं उनके द्वारा जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, जो रेस्ट ऑफ द मतलब कंट्रीज हैं, उनके साथ में किया गया ओवर द ईयर, आपका जो ईयर बाय ईयर आप क्या करते हो, ट्रांजेक्शन करते हो, उसे बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। राइट, उसे ही बीओपी के नाम से जाना जाता है, ये हम वहां पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या था, जो बीओपी था वो डेफिसिट में था, मतलब घाटे की बीओपी यहाँ पे चल रही थी, घाटे में चल रहा था बैलेंस ऑफ पेमेंट। राइट, सेकंड है आपका इन्फ्लेशनरी पर्पस। ठीक है, यहाँ पे जो महंगाई थी वो भी बहुत ज्यादा थी, इसलिए यहाँ पे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेके आया गया। नेक्स्ट है आपका फॉल इन द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व थे वो बहुत कम होने लगे थे, मतलब लोअर लेवल पे आ गए थे, या रिजर्व ना के बराबर हमारे पास फॉरेन रिजर्व हुआ करता था। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ आपसे तो ह्यूज बर्डन ऑफ द डेट, जो हमारे पास डेट्स थे वर्ल्ड बैंक या आईएमएफ से लिया हुआ जो हमारा लोन था, कर्जा था, वो इतना ज्यादा बढ़ गया था कि उसको हम पे नहीं कर पा रहे थे, या इवन उसका इंटरेस्ट भी हम लोग पे करने में एबल नहीं थे। नेक्स्ट है आपका इनसफिशिएंट मैनेजमेंट, जो हमारा पब्लिक सेक्टर या हमारा जो इकोनॉमिकली जो एंटरप्राइजेस वगैरह थे, जो प्राइवेट सेक्टर था, पब्लिक सेक्टर था, उसको हम मैनेज नहीं कर पा रहे थे। अगर मैनेज कर भी पा रहे थे तो बहुत मतलब गंदा उसका मैनेजमेंट था, मतलब पब्लिक सेक्टर का बहुत बुरा हाल था। इस वजह से आपको जो इकोनॉमिक रिफॉर्म थे वो इंडिया में लेके आने की जरूरत पड़ी। अगर मैं आपसे सबसे पहले बात करूं यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक पे, तो यहाँ पे आपके सामने रहने वाला है द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। राइट, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो कि कब आई थी, आपके एग्जामिनर आपसे एमसीक्यू पूछ सकता है, 1991 में आपके साथ में ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे। राइट, तो इन विच ईयर द न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आर टेकन इन द इंडियन इकोनॉमी, तो वेरी फर्स्ट ऑप्शन विल बी 1991 और आपका राइट ऑप्शन भी होगा 1991। राइट, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करूं तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कब आए थे, 1 जुलाई 1991 में आए थे, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और अगर मैं आपसे आगे बात करूं तो ये है द रीजन बिहाइंड द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, जो हमारे रीजन थे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को लेके आने का, वो था टू क्रिएट द कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट। हम अपनी इकोनॉमी का एक जो इन्वायरमेंट था उसको कॉम्पिटिटिव बनाना, ताकि हम फॉरेन के जो प्रोडक्ट है या इंटरनेशनल मार्केट में जो प्रोडक्ट है उससे कॉम्पिटिट कर सके। राइट, एंड द रिमूवल्स ऑफ द बैरियर, इसका बैरियर्स ऑफ द एंट्री एंड ग्रोथ ऑफ द फर्म्स। देखो, जो हमारी एंटरप्राइजेस थी, ये जो फर्म्स थी, उनके लिए एंट्री या आपका डेवलपमेंट के लिए कुछ बैरियर्स हुआ करते थे, कुछ बाधाएं हुआ करती थी, उनको दूर करना इसका मेन रीजन था, या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को लेकर आने का मेन मोटिव था। राइट, अगर मैं सबसे पहले आपको बात करूं तो इसमें दो मेजर्स जो आपके
सबसे इंपॉर्टेंट मेजर्स लिए गए थे वो अगर मैं आप लोगों से डिस्कस करूं तो सबसे पहले आपके साथ में रहने वाला है यहाँ पे स्टेबलाइजेशन मेजर। दो मेजर्स यहाँ पे मेनली लिए गए थे, पहला था आपका स्टेबलाइजेशन मेजर और सेकंड था आपका स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर्स। तो स्टेबलाइजेशन ये मेजर्स अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब यहाँ पे आपका करेक्टिंग द वीकनेस ऑफ द बीओपी। बीओपी जो हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट था उसमें जो वीकनेस थी, जो उसमें कमजोरियां थी, उसको करेक्ट करना, मेंटेनिंग द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, और साथ में आपका जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था हमारा उसको मेंटेन करना, उसको बढ़ाना, इंक्रीज करना, इसका मेन मोटिव था स्टेबलाइजेशन में। और ये आपका शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए था। कैसे था बेटा, यहाँ पे लिख देता हूँ शॉर्ट टर्म पर्पस, शॉर्ट टर्म अचीवमेंट थी हमारी, राइट। नेक्स्ट आपसे बात करूं अगर कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन, महंगाई को कंट्रोल करना भी इसका एक मेजर्स था। इस मेजर में इसके अंडर में लिया गया दो इंपॉर्टेंट करेक्टिव एक्शन थे। वेरी फर्स्ट इज द करेक्टिंग द वीकनेस ऑफ द बीओपी, बीओपी की वीकनेस को दूर करना, और सेकंड आपका मैनेजमेंट करना किसका, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का, राइट, उसको वेल तरीके से मैनेज करना, ये इसका स्टेबलाइजेशन मेजर्स में आपको लिया गया था। नेक्स्ट है आपका कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, महंगाई को क्या करना, कंट्रोल करना भी इसका मोटिव था, और ये सारे शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव हुआ करते थे, राइट। अगर मैं आपका स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स मेजर्स की बात करूं तो वेरी फर्स्ट इज द इंप्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ द इकोनॉमी, अपनी इकोनॉमी की ओवरऑल एफिशिएंसी को ग्रो करना या उसको डेवलप करना हमारा सेकंड मेजर्स था। और ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट, लॉन्ग टर्म इनिशिएटिव या लॉन्ग टर्म मेजर्स इनको कह सकते हैं आप, लॉन्ग टर्म, राइट। नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं तो यहाँ पे इंक्रीजिंग द इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस, इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस का मतलब होता है अपनी इकोनॉमी या अपनी जो फर्म्स थी उनका जो प्रोडक्ट है या उनकी जो मार्केट आइडेंटिफिकेशन थी उसको इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचाना, या उसको इंटरनेशनली एक आइडेंटिटी प्रोवाइड करवाना, उनका डेवलपमेंट इस तरीके का करना कि ताकि वो जो है फॉरेन मार्केट में जाके या इंटरनेशनल मार्केट में जाके कॉम्पिटिट कर सके, राइट। तो ये हमारे दो मेजर्स यहाँ पे लिए गए थे अंडर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। अगर मैं नेक्स्ट आपसे बात करूं टॉपिक तो ये आपके सामने रहने वाला है द मेन पॉलिसी ऑफ द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो 1991 में ली गई थी उसकी मेन क्या क्या पॉलिसियां उसमें फॉलो अप की गई थी। तो वेरी फर्स्ट आपके साथ में यहाँ पे रहने वाला है लिबरलाइजेशन, यहाँ पे आपके साथ में रहने वाला है लिबरलाइजेशन। एक सेकेंड, सबसे पहले लिबरलाइजेशन, ठीक है, जिसको एलपीजी के नाम से भी मैं जानता हूँ, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था, तो आप लोग उसको जरूर देख लीजिएगा, उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। वेरी फर्स्ट इज द लिबरलाइजेशन एंड सेकंड इज द प्राइवेटाइजेशन और लास्ट वन इज द ग्लोबलाइजेशन, राइट। ये तीन मेजर्स यहाँ पे लिए गए थे मेनली न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंडर में, जो कि सबसे पहले लिबरलाइजेशन, सेकंड इज द प्राइवेटाइजेशन एंड थर्ड इज द ग्लोबलाइजेशन। अगर मैं लिबरलाइजेशन की बात करूं तो लिबरल मतलब आपका उदारवाद से जाना जाता है या उदारता से जाना जाता है। इसका मतलब होता है कि जो रिस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट के द्वारा लगाई गई थी या जो इंडियन इकोनॉमी में जो रिस्ट्रिक्शन हुआ करती थी उनको दूर करने से इसका मोटिव था। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी है, मीन्स द रिमूवल ऑफ लिबरलाइजेशन मीन्स द रिमूवल ऑफ एंट्री एंड ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन ऑन द प्राइवेट सेक्टर। जो हमारे यहाँ पे इकोनॉमी थी इंडियन की जो 1990 से पहले या 1991 से पहले, यहाँ पे पब्लिक सेक्टर ज्यादा इन्वॉल्व हुआ करती थी किसी भी सेक्टर में या कोई भी काम करने में, पब्लिक सेक्टर को ज्यादा यहाँ पे वो दिया जाता था प्रेफरेंस। तो उस टाइम पे 1991 के बाद से आपको यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को भी मौका दिया गया और जो रिस्ट्रिक्शन प्राइवेट सेक्टर की एंट्री पे था उसको दूर कर दिया गया, राइट। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आपसे प्राइवेटाइजेशन मींस, ये प्राइवेटाइजेशन मींस द ट्रांसफर ऑफ, तीन चीजों को आपको बड़े ध्यान में रखना है। सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं तो ओनरशिप, सेकंड अगर मैं बात करूं तो कंट्रोल और थर्ड है आपका मैनेजमेंट। किसका ट्रांसफर करना, ओनरशिप, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट अंडर द प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस। आपको क्या करना होता है, तीन चीजों को ट्रांसफर करना होता है। क्या, सबसे पहले ओनरशिप मतलब अपना मालिकाना हक जो है, नेक्स्ट है आपका कंट्रोल जो उसको कंट्रोल करेगा एंटरप्राइजेस को, और लास्ट है उसका मैनेजमेंट, किससे, पब्लिक सेक्टर के हाथों से लेकर उसे प्राइवेट सेक्टर में डाल देना, दैट इज द प्राइवेटाइजेशन। समझ आया कि पब्लिक सेक्टर से ओनरशिप या आपका कंट्रोल या मैनेजमेंट लेके किसके हाथों में दे देना, प्राइवेट सेक्टर में प्रोवाइड कर देना या प्राइवेट सेक्टर को ये सब चीजें प्रोवाइड कर देना, तो दैट इज द प्राइवेटाइजेशन, राइट। नेक्स्ट है आपका ग्लोबलाइजेशन। इसका मतलब होता है ग्लोबलाइजेशन मींस एंटरटेनिंग द इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी, अपने देश की इकोनॉमी को पूरे ओवरऑल जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है उसकी इकोनॉमी के साथ में मर्ज करना, या जो ट्रेड वगैरह है, फॉरेन ट्रेड वगैरह उसको मतलब फ्री कर देना, ताकि हमारी इकोनॉमी जो है फॉरेन इकोनॉमी से क्या कर सके, कॉम्पिटिट कर सके या उनके साथ में कॉम्पिटिशन कर सके, राइट। तो ये मेन पॉलिसीज ली गई थी आपका न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर। सबसे पहले लिबरलाइजेशन,
मतलब उदारवाद नेचर अपनाना, जिसमें कि जो प्राइवेट सेक्टर था जिसको एंट्री या डेवलपमेंट पे रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती थी उसको दूर किया गया। प्राइवेटाइजेशन में अगर बात करूं तो तीन बातें मेन मैंने आपको बताई थी। सबसे पहला था आपका ओनरशिप, सेकंड था कंट्रोल एंड थर्ड था आपका मैनेजमेंट। ये कहां से? पब्लिक सेक्टर के हाथों से लेकर प्राइवेट सेक्टर में प्रोवाइड कर देना, दैट इज द प्राइवेटाइजेशन। एंड लास्ट था आपका ग्लोबलाइजेशन, अपनी इंडिया की इकोनॉमी को, अपनी क्लोज इकोनॉमी को एक वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ में मर्ज करना या फ्री कर देना ट्रेड के लिए या फॉरेन ट्रेड वगैरह के लिए, तो उसे कहते हैं आपका ग्लोबलाइजेशन, राइट। होप सो कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में अगर मैं आप बात करूं आप लोगों से, तो सबसे पहले आता है लिबरलाइजेशन, ठीक है। अगेन आपको यहाँ पे ब्रीफली मैंने यहाँ पे नोट प्रोवाइड किए गए, अगर आप लोग इन्हें नोट करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर सकते हैं, और अगर इसका पीपीटी फॉर्मेट या पीडीएफ आप लेना चाहते हैं तो आप हमें डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट है आपका ये लिबरलाइजेशन में, बिफोर द 1991 देयर आर द लार्ज नंबर्स ऑफ द रिस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल इन द फील्ड ऑफ लाइसेंसिंग, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, ट्रेड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, राइट। अगर मैं बात करूं तो बिफोर द 1991 हमारे पास इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट में बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन अवेलेबल थे, या बहुत ज्यादा लाइसेंसिंग पॉलिसी जो थी वो एप्लीकेबल थी। हमें कोई भी काम करने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था, गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ता था, और इसमें ही 5 से 10 साल लग जाया करते थे। तो जो हमारा बिजनेसमैन होता था वैसे ही वो बिजनेस करने से डरता था या ट्रेड करने से डरता था, बिकॉज क्योंकि लाइसेंसिंग पॉलिसी जो है, जो लाइसेंसिंग का टाइम पीरियड था वो इतना लंबा था कि वो जो होता था कि फालतू के पचड़े में क्यों पड़ा जाए, राइट। तो इसमें क्या किया गया, इस रिस्ट्रिक्शन को खत्म किया गया, धीरे धीरे लाइसेंसिंग को खत्म किया गया। कुछ सेक्टर जो थे हमारे उनमें लाइसेंसिंग को परमानेंट रखा गया, बाकी में से ऑलमोस्ट 75% से आपका रिस्ट्रिक्शन खत्म कर दी गई, राइट। नेक्स्ट है आपका जो फॉरेन ट्रेड, जो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करने पे रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती थी वो खत्म कर दी गई। एंड जो आपका फॉरेन एक्सचेंज में डील करने पर या फॉरेन एक्सचेंज की एक लिमिट हुआ करती थी उसको भी धीरे धीरे रिड्यूस कर दिया गया, मतलब उसको इंक्रीज कर दिया गया ताकि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम फॉरेन एक्सचेंज में डील कर सको, राइट। अगर मैं बात करूं इन द 1991 द रिस्ट्रिक्शन वाज रिमूव्ड बाय द लिबरलाइजेशन, जो 1991 में ये सारी रिस्ट्रिक्शन थी वो खत्म कर दी गई बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ द लिबरलाइजेशन पॉलिसी, राइट। अगर मैं आपसे बात करूं इसमें, अंडर द लिबरलाइजेशन पॉलिसी डीरेगुलेशंस एंड रिडक्शन ऑफ द गवर्नमेंट कंट्रोल, अपनी जो गवर्नमेंट सेक्टर था, जो गवर्नमेंट का कंट्रोल था, या उसको डीरेगुलेट किया गया, गवर्नमेंट के रेगुलेशन को कम किया गया, या जो हमारी रिस्ट्रिक्शन हुआ करती थी उनको कम किया गया। एंड द फ्रीडम वाज गिवन फॉर द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स टू मेक द इकोनॉमी मोर कॉम्पिटिटिव, और प्राइवेट सेक्टर को ये फ्रीडम दी गई कि आप ट्रेड कर सकते हैं या आप डील कर सकते हैं फॉरेन ट्रेड में या बिजनेस कर सकते हैं, जो कि पहले केवल गवर्नमेंट के हाथों में हुआ करता था कुछ सेक्टर में, उसको फ्री फ्रॉम द रिस्ट्रिक्शन कर दिया गया ताकि प्राइवेट सेक्टर उसमें एंट्री कर सके और अपनी इकोनॉमी को कॉम्पिटिटिव बना सके, ताकि फॉरेन की जो इकोनॉमी है उनके साथ में आप लोग क्या कर सको, कॉम्पिटिट कर सको, राइट। नेक्स्ट है आपका पर्पस ऑफ द लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन का क्या पर्पस था ये भी आपको जानना है, यहाँ पे बहुत जरूरी है। तो लिबरलाइजेशन का अगर मैं पर्पस की बात करूं आप लोगों से, तो सबसे पहले यहाँ पे रहने वाला है आपके लिए to unlock the economy by encouraging the private sectors and multinational corporations to investment and expand। देखो सबसे पहले जो प्राइवेटाइजेशन लिबरलाइजेशन था आपका, उसका मेन पर्पस था कि अनलॉक करना, इकोनॉमी को क्या करना, इंडिया की अनलॉक करना, और किस चीज के लिए अनलॉक करना, और प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करना या प्राइवेट सेक्टर को इंकरेज करना ताकि वो क्या कर सके। एंड बहुत सारी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन जिन्हें एमएनसी के नाम से आप जानते हैं, उन सबको क्या कर देना, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए इनवाइट किया गया ताकि हमारी जो इकोनॉमी है वो क्या कर सके, ग्रोथ कर सके या डेवलपमेंट उसका हो सके, राइट। जो रिस्ट्रिक्शन थी आपका प्राइवेट सेक्टर पे उसको खत्म कर दिया गया, या जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे रिस्ट्रिक्शन हुआ करती थी उसको खत्म करना इसका मेन मोटिव था। सेकंड है आपका टू इंक्रीज द कॉम्पिटिशन इनटू द इकोनॉमी, इकोनॉमी में क्या करना, कंपटीशन क्रिएट करना ताकि हमें बेस्ट क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट क्या हो सके, मिल सके, या मैक्सिमम प्रॉफिट इकोनॉमी को हो सके, राइट। जो कंपटीशन क्रिएट करके आपको अच्छा प्रोडक्ट मार्केट में बिके या बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट आप प्रोवाइड कर सकें, बेस्ट फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकें ताकि इकोनॉमी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छी तरीके से हो सके, राइट। तो ये दो मेन मोटिव थे या मेन पर्पस थे लिबरलाइजेशन के। सबसे पहला था कि इकोनॉमी को अनलॉक करना और इनकरेज करना, किसको, प्राइवेट सेक्टर को एंड मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन को, एमएनसीज को और प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करना, इसका पहला मोटिव था। अगर मैं सेकंड बात करूं तो इकोनॉमी में कंपटीशन क्रिएट करना ताकि आप फॉरेन कंट्री के साथ में या फॉरेन इकोनॉमी के साथ में क्या कर सके, कंपटीशन कर सके, राइट। तो ये इसके दो मेन पर्पस थे। अगर मैं आगे आपको लेके चलूं तो यहाँ पे लिखा हुआ है हेडिंग, अंडर द लिबरलाइजेशन फॉलोइंग रिफॉर्म्स आर इंक्लूडेड। जो लिबरलाइजेशन पॉलिसी
उसमें उसके अंदर में आपको क्या क्या रिफॉर्म्स देखे गए। सबसे पहले था आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म। इंडस्ट्री में क्या था कि पहले जो 1991 से बिफोर हमारी गवर्नमेंट जो सेक्टर था उसका इन्वॉल्वमेंट ज्यादा रहता था ये इंडस्ट्री के सेक्टर में, तो उसको धीरे धीरे कम किया गया या ना के बराबर उसे कर दिया गया। कुछ ही सेक्टर में गवर्नमेंट के पास में पावर कंट्रोल रखी गई और बाकी सब प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया, राइट। नेक्स्ट है आपका फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। जो फाइनेंशियल सेक्टर थे हमारे, जो फाइनेंशियली जो हमारे बैंकिंग सेक्टर थे उसको प्रमोट किया गया, अपने बैंकिंग सिस्टम को स्ट्रॉन्ग किया गया और बैंकिंग चैनल को प्राइवेटाइज करने की कोशिश की गई ताकि उसका अच्छे तरीके से रेगुलेशन हो सके। और प्लस आपका जो इंटरनेशनल फंड्स थे हमारे, IMF वगैरह हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, इससे जो कर्जा था हमारा उसको कम से कम करने की कोशिश की गई और जो उसका जो पेमेंट था उसको जल्द से जल्द पेमेंट करने की कोशिश की गई यहाँ पे फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स में, राइट। अब मैं बात करूं टैक्स रिफॉर्म। जो हमारे यहाँ पे इंडिया में उस टाइम पे टैक्स पॉलिसी एप्लीकेबल थी, वो मतलब बहुत ज्यादा टैक्स बर्डन प्रोवाइड करता था। जो आपके प्रोड्यूसर होते थे या जो बिजनेसमैन हुआ करते थे उन पर टैक्स बर्डन बहुत ज्यादा रहा करता था, तो उसको धीरे धीरे कम किया गया और कुछ ही प्रोडक्ट पर टैक्सेशन का जो एप्लीकेबिलिटी है उसको लागू किया गया, बाकी को ऑलमोस्ट टैक्स के दायरे से बाहर कर दिया गया, राइट, ताकि हमारा जो ट्रेड है उसका प्रमोशन हो सके। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आपका फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स। जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज होता है, मतलब जो डॉलर वगैरह हो गया, US डॉलर हो गया, आपका यूरो हो गया, इन सब में आपका जो एक्सचेंज रेट हुआ करता था उसमें पहले रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई थी कि ऑलमोस्ट आप 50% या 50 से ऊपर आप फॉरेन एक्सचेंज में डील नहीं कर सकते हैं, तो उसको धीरे धीरे कम किया गया और फॉरेन एक्सचेंज की कोई जो स्पेसिफिक लिमिट थी उसको रेगुलेशन बना करके, लाइक आपका सेबी के रेगुलेशन हो गया, आपका फेमा फेरा एक्ट वगैरह पास किए गए, जिससे कि हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था या फॉरेन एक्सचेंज पे रिस्ट्रिक्शन थी उसको रेगुलेट किया जा सके, राइट। नेक्स्ट है आपका ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स, ठीक है। बिजनेस में जो प्राइवेट सेक्टर था उसको प्रमोट करने की कोशिश की गई ताकि जो उसका जो कंट्रोल है, जो उसका मैनेजमेंट है वो अच्छे तरीके से हो सके और इकोनॉमी के हर सेक्टर को इससे फायदा हो सके। केवल गवर्नमेंट ही प्रोडक्शन या इकोनॉमी को ना चलाए, उसके प्राइवेट सेक्टर का भी इन्वॉल्वमेंट हो। ये सब जो रिफॉर्म्स थे वो अंडर द लिबरलाइजेशन पॉलिसी लिए गए। अब इसके बाद में आपको प्राइवेटाइजेशन एंड आपका जो ग्लोबलाइजेशन है वो नेक्स्ट लेक्चर में उसे कवर करूंगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो तब तक के लिए आप लोग इसे शेयर अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग इसे आप इसे सब्सक्राइब करके रखिएगा। बहुत नॉलेजेबल आपके साथ में रहने वाला है, आपके साथ में सारे लेक्चर में डिस्कस करने वाला हूँ और इसको वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, राइट। तब तक के लिए, जब तक नेक्स्ट वीडियो अपलोड नहीं हो जाती है। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।